बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और हमेशा की तरह जो हम कहते आ रहे हैं कि दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है। तो आई होप आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ कर लेते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ जो है ना, आपको उसका सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने अपने तमाम मामलात जो हैं उस पाकज़ात के हवाले कर दिए होते हैं। देखिए, हमें जिन चीज़ों की हमें परेशानी या टेंशन लगी रहती है, रिस्क के पीछे हम दौड़ रहे होते हैं, वो रिस्क का वादा तो उस पाकज़ात ने किया हुआ है। आप अपना जो मामलात ज़िंदगी हैं उसको बेहतर रखें, अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करें, पॉजिटिव रहें। अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह के जो बंदे हैं, आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें तो आपकी ज़िंदगी में ख़ुद ब खुद जो है वो आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आसानी पैदा करने की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के बेशतर इलाके अभी भी जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, वो बंद हैं। तो हर बंदा जो है वो जल्दी में लगा हुआ है। तो आसानी आपने ये पैदा करनी है कि आपने अपनी लेन नहीं तोड़नी। अगर एक लेन जा रही है तो आपने उसी लेन में रहना है, सब ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आपने गलत ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी। आपकी इस ओवर स्पीड से किसी को टक्कर लग सकती है। बाइक वाले वहाँ पे जा रहे हैं, सड़क जो जो भी इन्होंने मुतबादल रास्ते दिए हैं वो तंग सड़कें हैं, तो साइड पे पैदल चलने वाले हैं, बाइक वाले हैं, तो खुदा न खास्ता उनको टक्कर लग सकती है। तो आपने जो दूसरे हैं उनके लिए आसानी पैदा करनी है, आपने उनको रास्ता देना। और हॉर्न तो आपने बिल्कुल नहीं बजाना। अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो कल भी मैंने ये बात की थी कि आप अपने घर से कोशिश करें कि काम घर से कर लें। अगर ऑफिस जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है हमारी तरह, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का मार्जिन रख के आप अपने काम के लिए रवाना हो, तो फिर आपको जल्दी मचाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आसानी की बात मैंने इसलिए की है। दूसरों के लिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपके लिए रास्ते जो है वो आसान होते चले जाएंगे। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज की पहली स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये भी चाइना की है, बल्कि चाइनी कंपनी की एक स्टोरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके लिए हो सकता है बड़ी मुफीद होगी, खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलर हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। और जब हम ऑब्वियसली लंबा लंबा सफ़र करते हैं, कहीं दूर दराज इलाकों में हमने जाना होता है, तो गाड़ी की जहाँ तक बात करते हैं, गाड़ी तो हमें ऑब्वियसली बड़ा कंफर्ट जोन देती है, लेकिन उस सफ़र के दौरान जो पेशतर प्रॉब्लम या जो चीज़ फेस करनी पड़ती है बहुत सारे मुसाफिरों को, वो होता है टॉयलेट का इशू। अगर हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चले रोक लेंगे, लेकिन अगर साथ फैमिली या खवातीन है तो जब तक आप प्रॉपर कोई स्टे एरिया या सर्विस स्टेशन या कुछ ऐसा एरिया नहीं आता, आप नहीं रोक सकते। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे तो ऑब्वियसली तब भी आप नहीं रोक सकते। तो जनाब, इस सिचुएशन को, ये जो एक प्रॉब्लम है जो मुसाफिरों को फेस करनी पड़ती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए चाइनी कंपनी जो है वो आपकी आसानी कर रही है। यानी कि एक ऐसी गाड़ी जो है वो बनाने की तरफ उन्होंने जो है वो एक ऐसा हल पेश कर दिया जिसके अंदर टॉयलेट मौजूद होगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये जो कंपनी है, पहले से भी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के जो है वो नाम से ये जानी जाती है, काफ़ी मशहूर ये कंपनी है। और अभी भी इसने ये जो है वो पेशकश कर दी है कि हमने एक ऐसी गाड़ी बनानी है जिसके अंदर ही टॉयलेट मौजूद होगा। तो ये एक बड़ी आसानी होगी आप लोगों के लिए। और जो चीनी सरकारी अदारे हैं उन्होंने भी इस पे अप्रूवल के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये वाकई एक अच्छी इसमें पेशरफ्त हमें देखने को मिलेगी कि चलें, अगर ऐसी गाड़ी बन जाती है और फिर मुतारिफ़ करा दी जाती है और यहाँ पे अगर आज आई जाती है वो गाड़ी, तो ख़ासकर उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दूर दराज इलाकों में उन्हें जाना होता है। तो ये आपका मसला तो चाइनी कंपनी जो है वो हल करने जा रही है। ये पहली स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आज का नौजवान जो कल का मुस्तकबिल है। नाज़रीन, ये एक ऐसा ख़तरा हम कहें कि हमारा जो नौजवान है वो एक ऐसे ख़तरे की जद में है जिस पर बात करना अब ज़रूरी हो चुका है। वो ख़तरा क्या है? मंशियात, ड्रग, एक ऐसा जहर जो खामोशी से हमारी नई नस्ल को, हमारी नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रहा है। तो किस तरह से इस चुंगल से, इस ख़तरनाक चुंगल से अपनी नई नस्ल को, अपने नौजवानों को हमने निकालना है। अस्पतालों की बात करें, बढ़ते हुए जो वहाँ पे केसेस हैं उसकी आप देखें तादाद जो है। तालीमी इदारों की बात करें, बच्चों तक इजी एक्सेस कैसे हो चुकी है। पहले एक वक्त था कि हमें पता ही नहीं था कि ये भी कोई ड्रग होते हैं। अब इजी एक्सेस, नाम तो सबको पता ही पता है, अब तो उनकी पहुंच में भी बहुत ज़्यादा हो चुके। ये इसके पीछे क्या वजह है? घर की बात करें, घरों में जो बढ़ती बेचैनियाँ हैं
उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये ड्रग ही है। और उसके साथ साथ एक सवालिया निशान ये है कि आखिर नौजवान जो है वो इस रास्ते पर जा क्यों रहा है, व्हाट्स द रीज़न, वजूहात या वजह क्या हो सकती है। तो आइए ज़रा वजह तलाश कर लेते हैं कि बेसिक वजह क्या है कि नौजवान तो पहले भी थे, अब नौजवानों के ऐसा क्या कौन से मसले मसाइल आ गए कि वो ड्रग की तरफ जाने लग गए हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। किफ़ायत हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं किफ़ायत साहब? जी, अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा कि क्योंकि ये बड़ा अहम तरीन टॉपिक है और वक्त की ज़रूरत भी है। पिछले दिनों में एक निजी टेलीविज़न का प्रोग्राम भी देख रही थी, उन्होंने भी इस पर शो किया। वन आपके भी कुछ प्रोग्राम हमारे सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, जैसे आपका रिहैब है और बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हैं, कि जो केसेस हैं वो कम होने की बजाय, ख़ासकर वो जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हमारे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, केसेस कम होने की बजाय उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मज़ीद आपके पास क्या फैक्ट एंड फिगर है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी तेज़ी के साथ, बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान के अलावा डिफरेंट कंट्रीज से भी पेशेंट आते हैं, जिसमें यूके है, अमेरिका है, कनाडा है। इन ममालिक में भी जो नशा है, जो मंशियात है, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसमें ये बहुत एक बड़ा माफिया है, जिसमें जैसे कि पाकिस्तान में एक एंटी नारकोटिक फोर्स है जो कि मंशियात के खिलाफ काम करते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो कि एक बिल पास होने वाला है या हो गया है आई थिंक, कि आपके स्कूल कॉलेजेस के कितने किलोमीटर तक जो है ना वो आपका वो जो सिगरेट और इस तरह की जो शॉप्स है वो नहीं होंगी। मतलब इन्होंने उस अहाते में बिल्कुल नहीं बना जी बिल्कुल। सकते। और अब एक फोर्स भी इन्होंने बना दी है, जो वो जो हमारे जो नौजवान हैं उनके ऊपर जो है ना वहाँ पे नज़र रखेंगे कि जो ये जो ड्रग माफिया है, जो हमारे बच्चों को बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये जो है ना वो फराहम करते हैं, कौन फराहम करता है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में नशा आम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है इसके पीछे। और जितनी तेजी के साथ इस पे कार्रवाइयां हो रही, खास तौर पे पंजाब में मैंने देखा है कि उन्होंने डीलर्स पे हाथ डाल दिए। अगर आप एक डीलर्स को खत्म करते हैं तो आपके यानी जड़ तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि देखिए एक शख्स है वो आदी हो चुका है, उसने तो लेनी है, लेकिन अगर वो शख्स जो कि बेचता है उसके मतलब 100 गाहक है, वहाँ पे 100 लोग उससे खरीदते हैं, तो वो जो 100 लोग हैं अगर वो एक बंदे को पकड़ा जाए तो मेन जड़ से इसको खात्मा किया 100 लोगों का समझे हमने उससे बचा लिया। बिल्कुल। पंजाब में इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इवन कि इस्लामाबाद में भी इस पे काम हो रहा है। और इनके जो जड़ है, जैसे कि मंशियात का जो ख़ास तौर पे जिन जिन इलाकों में जो मेन डीलर्स है ना उनको उठाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। इवन के कई लोगों ने इस डर के खौफ से पुलिस थानों में आके अपने एप्लीकेशन जमा करा दिए, बयान हल्फी जमा करवा दिए कि हम आज के बाद नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और ये होना भी चाहिए। पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि जितनी तेजी के साथ एक ड्रग्स का जो है ना वो हमारे नौजवान नस्ल में, खास तौर पे हमारे बच्चे और बच्चियों में जो है ना वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। जरा बताइए कि एक तो कुछ मखसूस ड्रग्स है जिनका नाम हम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि ये शीशा कैफ़े की बात करें, ये हमारे बच्चे वेप यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसी ड्रग नुमा चीज़ है जिनके तो हम अपने नेशनल स्क्रीन पे उनके इश्तिहारात भी हम देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो भी एक ड्रग का हिस्सा ही आपको आहिस्ता, जैसे स्मोकिंग की बात करें, ये भी तो आपको ऐसा ऐसा अडिक्ट करता है ना, आदी बनाता है। तो हम इन चीज़ों को इतना लाइट क्यों लेते हैं? क्योंकि वो इन चीज़ों की वजह से फिर आगे बड़े नशे की तरफ जाता है। बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है, हमारे जो वालिदैन हैं, मैं ख़ास तौर पे इस पे बात करूँगा और ये बहुत अहम टॉपिक है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया है जो कि उसकी वालिदैन को पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा नशा करता है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इल्म था कि वो वेप करता है और वो और कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके जो रवैये है, उसके जो मूड स्विंग्स है, जैसे कि पूरी पूरी रात वो जागता रहता है और दिन को सोता रहता है। इसके साथ साथ वो तालीम और जो है ना उनके स्कूल कॉलेज वो नहीं जाता था। तो उसमें जब हमने उनकी काउंसलिंग की है और हमने उनके जो टेस्ट किए तो उसमें से THC जो चर्च एक नशा है जो सबसे खतरनाक नशा समझा जाता है,
वो पॉजिटिव आ गया है। तो जब हमने बच्चे से हिस्ट्री ली है और इस चीज का हमें भी ये इल्म है कहाँ से आपको आदत जी, लगी? लेकिन उसमें माँ बाप समझ रहे होते कि ये वेप कर रहा है और ये खाली एक वेप है और ये नॉन केमिकल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वेप इंतहाई खतरनाक है। obviously। इसमें सिगरेट से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। और एक एक खतरनाक बात ये है कि अब वेप में यूके, अमेरिका और कनाडा से जो वेप आ रहे हैं वो THC के आ रहे हैं, चर्च के वेप आ रहे हैं, जो माँ बाप को इल्म नहीं पता ही होता, नहीं है। पता नहीं होता। और उस बच्चे को भी इतना इल्म नहीं था कि हाँ, वो कहते कि शुरू में मुझे दोस्तों ने पिलाया तो है। आप ही समझते कि इस चीज़ों पे फिर रोकथाम होनी चाहिए, खासकर गवर्नमेंट की जानिब से इस पे ज़रा रुकावट आनी चाहिए। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे नाज़रीन हम मज़ीद किफ़ायत साहब से जानेंगे कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है और पेरेंट्स कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं किसी ड्रग में इन्वॉल्व तो नहीं हो चुका। इस पर मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल और साथ जो ड्रग में जिस तरह से वो इन्वॉल्व हो चुके हैं उस पर बात करें। वापस टॉपिक की जानिब आने से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट हम शेयर कर लेते हैं। टोबाटेक सिंह की ये रिपोर्ट है साइन बोर्ड्स के हवाले से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, वो आपको इजाज़त देती है। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि वो आपको मना करती हैं। तो साइन बोर्ड के हवाले से ये रिपोर्ट है, आइए ज़रा देख लेते हैं। हुकूमती पाबंदी के बावजूद ओवरसाइज बिल बोर्ड तेजी से नस्ब किए जा रहे हैं। मसरूफ शाहराहों और चौक चौराहों पर लगे ये साइन बोर्ड ड्राइवर्स की तवज्जो हटाकर हादसा का सबब बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खास तौर पर रात के औकात में ये बिल बोर्ड मजीद खतरनाक साबित होते हैं। तलका दारे ताहाल मौसर कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देते हैं, जिस पर सवालात उठने लगे हैं। अवामी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर गैर कानूनी तनसीबात के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा किया है। इलीगल बोर्ड्स लगाए हुए हैं जो बड़े बड़े फुटपाथ के साथ और कोनों पे। इससे एक तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होते हैं, और दूसरा जब ये तेज़ आंधी वगैरह चलती है, कोई बारिशें वगैरह होती है, इनके अचानक गिर जाने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि जितना जो एक मरीम नवाज साहबा का विजन है साफ़ सुथरा पंजाब, जो उसमें जो बहुत बड़ी रुकावट है, तो हमें अपनी CM के इस विजन पे चलना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने फ़राइज़ की अदायगी करनी चाहिए, और जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और जितने ये बोर्ड्स हैं इनको हटाना चाहिए। शहरियों के मुताबिक अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो हादसात में मजीद इजाफा हो सकता है। अवाम ने सड़कों को महफूज बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग और अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबाटेक सिंह। वेलकम बैक नाज़रीन। वाकई इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, CM पंजाब साहिबा को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो इतने साइन बोर्ड लगे हुए हैं ये किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। तो इस पे उन्हें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। वेल, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। कफ़ायत साहब बताइएगा वजह क्या है, जो मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि इंपॉर्टेंट जो सवाल इस वक्त पैदा हो रहा है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, चाहे वो बच्चियों की बात करें, बच्चों की बात करें, वो इतनी तेज़ी से ड्रग्स की तरफ जा क्यों रही है, वजह क्या है? बहुत से ऐसे नौजवान जो कि हमारे पास जो रिपोर्ट होते हैं या हम जो समझते हैं कि ड्रग्स में बहुत तेज़ी के साथ जो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये जो शुरू में मैं ये समझता हूँ कि एक तो तंबाकू नोशी या जो है ना जहनी तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी या फैमिली का जो प्रेशर है, जो फैमिली में जो मामलात है, जो लड़ाई झगड़े हैं जो घर में है, और ख़ास तौर पे जो सोसाइटी है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे नौजवान जो कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो सोसाइटी की वजह से ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बहुत से लोग का क्या प्रेशर, सोसाइटी में जो है ना वो लोग जो कि आपके स्कूल में एक ग्रुप है और वो नशा करते हैं, और उस ग्रुप में आप तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप उसके साथ स्मोक नहीं करते, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस तरफ लेकर आते हैं, और बहुत से ऐसे नौजवान जो कि उनके दोस्त नशा करते हैं और वो ये समझते हैं कि नहीं इसका तो मुझे नशा नहीं हो सकता, और उसको ट्राई करते हैं। ट्राई करने से भी वो आदी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मंशियात हैं, अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि स्टेटस सिंबल बना लिया है कहीं ना कहीं, इसी तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी शख्स, मैं ये समझता हूँ कि अगर आजकल जो मंशियात है जैसे कि आइस है, इसमें क्रिस्टल मेथ एम्फेटामिन जो केमिकल्स है, हम ये समझते हैं कि अगर आप एक दफ़ा भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको 48 आवर्स नींद ख़त्म हो जाती है, और आप एक ही दफ़ा में
इसके एडिक्ट हो सकते हैं, ये 99% चांसेस होते हैं, very क्योंकि 48 dangerous. घंटे के बाद जब आपको तलब होती है तो फिर आप उससे डबल डोज की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो और कफ़ायत साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल के बच्चों और बच्चियों की आपने चूंकि बात की, तो अब ये बच्चे कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई जॉब या कोई बिजनेस नहीं करते कि ज़्यादा टाइम बाहर रहते हो या बिजनेस में, तो पेरेंट्स को पता ना हो। ये वो बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ज़रूर मिलते हैं। तो क्या इनका जो रवैया है उसमें जो तब्दीली है, जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका फेस बता देता है ना, आप फ्रेश हैं, डिस्टर्ब हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपके रवैये में तब्दीली है, चिड़चिड़ापन है, तो क्या पेरेंट्स फील नहीं करते कि समथिंग रॉन्ग? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर फैमिली अर्ली स्टेजेस में, जैसे कि कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चा मतलब पूरी पूरी रात वो जागता रहता है, ठीक है, और पूरा दिन वो सोता रहता है, ठीक है, उसकी भूख खत्म हो गई है, उसका जो वजन है वो बहुत तेजी के साथ कम हो रहा गिर रहा है, है। उसमें चिड़चिड़ापन है, वो आके फैमिली के साथ गेट टुगेदर नहीं होता, और वो हर टाइम मौके की तलाश में होता है। जब भी उसको मौका मिलता है जी। तो वो बाहर जाके वो नशा कर लेते हैं, और वो उसकी जो मेन रीजंस होती है, जब बच्चा बाहर से आता है या तो वो परफ्यूम लगाएगा या कुछ लगाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अपने आप को बड़ा शातिर चालाक समझते हैं जी ना चालाक समझता है, ये वो सिम्टम्स है। अगर कोई बच्चे में ये सिम्टम्स किसी की बच्चे में भी हो और बर वक्त किसी भी अथेंटिक लेबोरेटरी से कोई ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल करवा दे, और आजकल तो एक बहुत जदीद टेस्ट आया हुआ है कि अगर आपका बच्चा किसी भी किस्म के ड्रग्स में इन्वॉल्व है और आपको शक है, तो आप उसका बालों से भी टेस्ट कर सकते हैं, और ये चौथाई लेबोरेटरी ने इंट्रोड्यूस किया है, और ये पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बर वक्त टेस्ट करने से या बर वक्त माहिर नफ्सियात से रुजू करने में आपके बच्चे की जो आने वाली जिंदगी है वो एक उस दलदल से जो है ना बच जाता है। औसतन जो उम्र है, एज क्या रिपोर्ट हो रही है कि किस एज ग्रुप के बच्चे या बच्चियां ज़्यादा ड्रग में इन्वॉल्व हैं? वैसे तो हमारे पास जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में तो जो मिनिमम एज है वो 14 साल है, और 14 साल से लेके हमें तो 14 साल की उम्र में पता ही नहीं था फोन कैसे सही चलाना है, और अब बच्चों को देखें। और आजकल ये जो यंग जनरेशन है ये बहुत ज्यादा मतलब शौकिया, मैं ये समझता हूँ कि इसमें पड़ जाते हैं, जैसे कि शुरू में वेप लेते हैं, और वेप से आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चर्च का जो THC का जो वेप आजकल मार्केट में आ चुके हैं, और वालिदैन ये समझते हैं कि नहीं ये तो एक वैसे वेप है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वेप सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और इसमें ये THC जो वेप है ये इंतहाई ख़तरनाक है। मेरे कुछ सर्कल में है अपने कोलीग फ्रेंड्स, तो उनको अगर मैं बात करूँ ना कि आप ये स्मोकिंग या वेप क्यों कर रहे हैं, स्मोकिंग की अगर बात की, हम कौन सा उन्हें इनहेल कर रहे हैं, बस हम बाहर से फूक रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं। अच्छा, वेप की बात करें, ये जीरो निकोटीन है। भाई ड्रग तो ड्रग होता है, आप इस चीज़ से आप आदी होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप बढ़ते बढ़ते आप बड़े नशे की तरफ जाएंगे, तो उनके पास एक्सक्यूजेस मौजूद होते हैं। ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए होता है दिल को बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा है गालिब, हाँ, और ये अगले को धोखा देने के लिए कि इसमें जीरो निकोटीन है। हाँ भाई, जीरो निकोटीन है, आप इसके आदी हो चुके हैं, ठीक है, आप इसको एक लम्हे बगैर आप इसके बगैर नहीं रह सकते। और जैसे कि मैंने बताया कि सिगरेट से ज्यादा खतरनाक वेप होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे नौजवान आते हैं जो कि कहते हैं कि हमने तो तंबाकू नोशी छोड़ दी है, सिगरेट छोड़ दी, अब ये वेप कर रहा हूँ। हम उनको फिगर बताते हैं कि अब ये देखिए, ये गूगल करे कि इसके जो नुकसान आते हैं वो कितने हैं, ठीक है, आप इसके डिब्बे के ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये हाईली एडिक्टिव है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें जीरो निकोटीन है, ये हाईली एडिक्टिव है, और जब आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, हर टाइम आपका मूड खराब रहेगा, तो इस वजह से आपको बहुत से नफ्सियाती बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब जो मुसलसल ये ड्रग में इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे या बच्चियां, या बढ़ती एज के साथ साथ अपने आप को इससे नहीं दूर करते, तो उनमें कौन सी ज़हनी तौर पे या जिस्मानी लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो कौन सी बीमारियां हैं जो मुसलसल उनके साथ जो है ना वो जन्म ले सकती है और चल सकती हैं? वो नौजवान जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशे करते हैं, ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ THC है और बहुत से ऐसे मंशियात हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं
तो इसकी वजह से आपको शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जो कि आपको लाइफ टाइम बीमारी है, आपको ये हो सकती है, आपको बाइपोलर हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ये शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जो बीमारी है ये लाइफ टाइम बीमारी है। इसमें अगर आप ड्रग से निकल भी आते हैं और आप ड्रग छोड़ भी देते हैं तो ये फिर बीमारी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, तभी आप सेट रहते हैं। क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट जब भी दवाई छोड़ता है तो वो फौरन बीमार हो जाता है। तो ये ड्रग की वजह से ही इन नफ्सियाती बीमारियों का जो है ना वो शिकार हो जाते हैं। खास तौर पे अर्ली स्टेजेस में ये डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में वो क्रोनिक डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ साथ फिर ये बीमारी शिज़ोफ्रेनिया में और बाइपोलर में ये कन्वर्ट हो जाती है जो लाइफ टाइम डिजीज हो जाती है। तो हम अपने बच्चों को या पेरेंट्स को इस हवाले से अवेयरनेस क्यों नहीं देते या अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों नहीं चलती? वैसा बताएगा कि बासियत मुआशरा हम अपने नौजवानों को किस तरह से इस ख़तरे से बचाएं और हमें क्या फिलफौर हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि अगर हम स्टार्टिंग में ही जो नशे के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दे, अपने घरों से ही शुरू कर दे कि अर्ली स्टेजेस में अगर कोई बच्चा नशे में मुब्तला हो जाए तब क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा एडिक्ट हो जाए तब क्या करना चाहिए, नशे से कैसे उसको दूर रखना चाहिए, ये घर से ही स्टार्ट होना चाहिए। और घरों में, स्कूल कॉलेजेस में ऐसी कैंपेन्स होनी चाहिए ताकि जो है ना आप आने वाले नस्ल को मंशियात से बचा सके। खुदा न खास्ता अगर आपका कोई बच्चा जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया है, इस लत में इन्वॉल्व हो गया है, ये भी एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, आप उसका बर वक्त किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि इनिशियली स्टेज में, जैसे कि बहुत से ऐसे नौजवान जो कि सिर्फ स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग यूज़ करते हैं, उसको हम आउटडोर बेसिस पे देखते हैं। वो नौजवान जो कि एडिक्ट हो गए हैं, आप खुदारा उसको बर वक्त अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बहुत से नफ्सियाती बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सही, शॉर्टली इस पे अपना मैसेज भी जो है ना वो ऐड कर दे, खासकर पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगी जो अपने बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी का भी बच्चा जो कि ड्रग एडिक्ट है, बर वक्त उसका किसी अच्छे अथेंटिक जो है ना रिहेबिलिटेशन सेंटर से ड्रग ट्रीटमेंट करवाए, और अगर किसी को शक हो तो बर वक्त उसका ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल करवाए, और जितना भी हो सके तो अपने बच्चों पे नज़र रखे, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे ताकि वो आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें खुशहाल ज़िंदगी बहुत शुक्रिया किफ़ायत साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, आज का नौजवान कल का मुस्तकबिल है, तो अगर इस माशरे के मुस्तकबिल को बचाना है तो बच्चों के ऊपर नज़र जो है वो ऑब्वियसली ज़रूर रखनी होगी और उन्हें इस ख़तरनाक नशे से दूर रखना होगा। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो दूसरा हमारा टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है और मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जज्बाती टच भी आ सकता है। अगर आपने अपने बचपन को बड़ी खूबसूरती के साथ गुजारा है, इंटरटेन करते हुए गुजारा है, तो वाकई आप वो एक जज्बाती टच ज़रूर महसूस करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं बचपन के खेल के हवाले से और फिर उसको कंपेयर करेंगे जो मौजूदा दौर में मोबाइल गेम्स हैं। नाज़रीन, आपको अच्छे से याद होगा कि वो बचपन में हम जो गलियों में खेलते थे, कह के जो है ना वो गूंजते थे। कुछ अगर मैं जो खेल हैं, कुछ गेम्स उनकी बात करूँ जिसमें हमें पिट्ठू गरम बड़ा एक खेल सुनने को मिलता था, गुल्ली डंडा था, लुका छुपी थी, और शाम ढलते ये तमाम तर चीज़ें, ये रौनकें जो है ना वो हमें गलियों में, घरों में, अपने मोहल्ले में जो है वो देखने को मिलती थी कि हर बच्चा जो है, बच्ची अपने घर में, बच्चे गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते थे। लेकिन आज ये बचपना जो है कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन की नज़र हो गया। तो ज़रा इस पर हम बात करते हैं कि किस तरह से वापस उस ज़माने में, उस दौर में हम जाएं, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होती है, सिर्फ खेल नहीं होता। तो आइए ज़रा इस पे जान लेते हैं। इस पे बात करने के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। सादिया गुल साहिबा हमारे साथ हैं, चैम्पियन है माशाल्लाह से। आपने इन्हें ग्राउंड्स में भी देखा हुआ है, टीवी स्क्रीन पे भी देखा हुआ है, खेलते हुए भी, बोलते हुए भी आपने इनको देखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बताइएगा, बचपन की कोई अपने गेम याद है, कोई खेल? गेम्स ये मोबाइल फ़ोन के अलावा? नहीं, मोबाइल फ़ोन तो हमारे ज़माने में था ही नहीं ना। हमें कभी किसी ने, हमें पता था उस टाइम पे वो नोकिया के मोबाइल होते थे, तो हमें तो अलाउ ही नहीं था ये चीज़ें इस तरह की, हमें पता ही नहीं था। लेकिन गेम्स के हवाले से अगर देखा जाए तो मैंने तो जितनी गेम्स मैंने खेली, मुझे लगता है कि किसी और ने खेली, मैं तो क्योंकि खुद ही खिलाड़ी भी हूँ मैं, तो मुझे बचपन से ही शौक था और इस चीज़ को देखते हुए मेरे फादर ने मुझे स्पोर्ट्स में डाल दिया था। तो
हमारा यही था कि इतनी सारी गेम्स होती थी जो आपने सारे नाम लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी बहुत सारे, बिल्कुल ये तो बहुत खेलते थे। मैंने कुछ वो कहीं जो हम मोहल्ले में खेलते थे। हमारा ये था कि जो हमारी स्ट्रीट थी उसमें हमारे तकरीबन 16 जो थे वो घर थे, तो उसमें जितने भी बच्चे होते थे हम सबको जो है ना बारी बारी बुलाते थे, किसी की परमिशन नहीं मिलती थी, उसके घर के सामने खड़े रहना, उनकी अम्मी को तरस आता था कि बच्चे को छोड़ दो। सबको पहले इकट्ठा करना, उसके बाद फिर जो हमने कोई ना कोई गेम खेलनी, और ये नहीं कि एक दिन में एक गेम खेलनी, डिफरेंट, ये खत्म, अभी बोर हो गए, इससे हम कंचे होते थे जो हम बैठ के खेलते थे। बिल्कुल, वो स्टप होता था एक पॉलिश की डब्बी से हम बना के एक लाइन है, लड़के भी खेलते थे, लड़कियां भी खेलती थी। इसके बाद गो हो गया, और बहुत सारी जो है मतलब गेम्स, अब इतनी सारी गेम्स है कि उनके नाम लेना जो है ना यहाँ पर वो हो जाएगा, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि आजकल के बच्चे वो मिस कर रहे हैं, उनके पास वो ना ही वो है। इवन हमारे जो, मैं ये पेरेंट्स को कसूर दूंगी कि हमने खेला हुआ है, अब हम अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास वो जगह नहीं है, हमारे पास वो टाइम नहीं है, वो सारा कुछ नहीं है, अगर हम देखें मोबाइल के लिए और इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो हम इन चीज़ों के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं आजकल के वो बिजी हो गए मोबाइल्स में, जो कि एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आजकल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन जिस हिसाब से आजकल का बच्चा तौर पे उसी पे शिफ्ट हो जाना मोबाइल गेम्स के ऊपर, ये गलत है, ये बहुत गलत है। उससे हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इवन छोटे बच्चे से लेके जो हमारे छोटे बच्चे जिनको हमें बॉल्स पकड़ानी चाहिए कि वो थ्रो करें, कैच करें, इस तरह उनको हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। माज़रत आपकी बात कट कर रही हूँ, ये जो आपने बॉल थ्रो की बात की ना, ये पहले तो हम बच्चों के साथ खेलते थे ना, बच्चे उसको जाके लेके, आजकल हम सिर्फ बॉल थ्रो जो है ना किसी डॉग या कैट को ट्रेन करने के लिए फेंक रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो हमने इतने छोटे से बच्चे को ना मोबाइल दे दिया है, अब उसकी वजह से इतने बच्चों पे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, किस्म किस्म की बीमारियां जो हमने सुनी भी नहीं थी, ऑटिज्म और पता नहीं कौन कौन सी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। कुछ तो होती हैं कि बाय बर्थ होती हैं, वो तो सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो वर्चुअल देखने से और इस तरह की चीज़ों से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए मुसलसल आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है, उसकी नेक जो है वो बिल्कुल डाउन है, वो टाइम पे खा नहीं रहा, और जो खा भी रहा है वो भी हेल्दी ईटिंग नहीं है, उसकी नींद मुकम्मल नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारी डिजीज जो है ना वो अपने लिपेट में ले लेंगी। और ये यही चीज़ है कि हमारे बच्चे आजकल अगर देखा जाए तो हमारे ज़माने से आजकल के बच्चे उतने स्मार्ट नहीं हैं जो हमारे ज़माने के स्ट्रांग थे। स्मार्ट थे। आप देखिए उनका बॉडी पोस्चर, आप देखिए जो अब बच्चियां और बच्चे हैं उनकी हाइट मुकम्मल नहीं, प्रॉपर नहीं बढ़ पा रही, वो प्रॉपर उनका पोस्चर स्ट्रेट नहीं है, बहुत सारे इशू हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट चल नहीं सकते, आइज का बहुत ज़्यादा इशू है। सबसे बड़ा इशू है ना, सबसे बड़ा वो बच्चों में इतनी एंजाइटी, एग्रेशन, और हम फिर बच्चों को डांटते हैं कि ये बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है या ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, हम तो इस तरह नहीं थे, ये बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है, ये हमारा ही कसूर है। क्योंकि हम उस बच्चे को, अगर देखिए बच्चे में जो एनर्जी है ना, जो बच्चे की एनर्जी है वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम खुद बच्चे रह चुके, हमें पता है कि कितनी एनर्जी होती है। आप बैठ नहीं सकते और आप पूरा दिन भी भाग लें तो आप थकते नहीं है, सही है। तो ये चीज़ है। और अब अगर हम थोड़ा सा भी चले तो हम कहते हैं हम थक गए, एक एज होती है ना, तो अगर हम बच्चे की देखिए हम एनर्जी मैच नहीं कर सकते, तो हम क्या करते थे, हम स्कूल से आए, अपना पढ़ा, ये सारा कुछ किया, उसके बाद हमारा टाइम होता था और हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करते थे, हम खेलते थे, अगर कोई बाहर अच्छा रोक टोक नहीं होती थी। अब अगर बच्चे खेलते हैं ना, ये बात मैं अक्सर घर में भी ये चीज़, हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं भाई के, तो मैं अक्सर कहते, भाभी कहती है गन डाल रहे होते हैं, कभी इधर फेंकते हैं खिलौने, कभी, मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, उन्हें खिलौने फेंकने दी से पहले कि वो फ़ोन के साथ चिपक के बैठ जाए। हमें आज में ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम इस पर बात करते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बताएं कि जो बचपन के खेल हुआ करते थे वो एक टीम वर्क के तरह, एक ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए चीज़ें होती थी। इस पर मजीद आगे चल के बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम ज़रा बचपन के जो खेल हैं उनको याद कर रहे हैं और फिर जो मौजूदा दौर के मोबाइल गेम्स हैं उनके साथ ज़रा उसका कंपैरिजन करें। टॉपिक जाने वापस आने से पहले आपके साथ अगली स्टोरी हम शेयर कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टाइटैनिक, तो आपने फिल्म भी देखी होगी, उसका वाक़या भी सुना होगा, और जैसे वो डूबा, जो भी हैपनिंग्स हुई, वो सारी स्टोरी ऑब्वियसली आपके सामने है। बहुत सारे लोग जो हैं खुशकिस्मती से बच भी गए और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी कीमती जानें भी उसमें गंवा दी। अब उसी टाइटैनिक से बच जाने वाला जो एक मुसाफिर है, उसकी जो लाइफ जैकेट थी, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट्स दे दी गई थी ताकि कुछ टाइम तक वो तैर सके, तो जनाब वो जैकेट जो है एक नीलामी के लिए पेश की जाती है, जिसकी
ऑक्शन में जो कीमत लगती है तकरीबन $9,04,500, जिसकी अगर पाकिस्तानी में पैसों की बात करूं तो वो तकरीबन बनते हैं 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये जो लाइफ जैकेट है, ये एक डूबने वाला जो शख्स था वहाँ पे जो टाइटैनिक में था, उसने ये पहनी हुई थी और इस बहरी जहाज़ के फर्स्ट क्लास कैबिन में ये मुकीम था। यानी कि जो, और नॉर्मली वहाँ पे हुआ भी यही था कि जो फर्स्ट क्लास में कैबिन में मौजूद थे पहले उनको बचाने की कोशिश की गई थी और अनफॉर्चुनेटली जो मिडिल या लोअर मिडिल तबका था उनको बिल्कुल लास्ट पे रखा गया था और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी वाक़ई हुई थी। ख्याल रहे कि ये जहाज़ नाज़रीन अप्रैल 1912 में अपने यानी कि पहले सफ़र पर ये बरतानिया से अमेरिका जाने के लिए रवाना होता है और आपको पता है कि एक बर्फ़ानी जो तोदा है उससे ये टकराता है और टकराने के बाद इसका जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आता है कि किस तरह से ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ और तकरीबन 1,500 से ज़ायद जो अफराद हैं उनकी हलाकत का जो है वो सामने आई थी, न्यूज़ सामने आई थी कि तकरीबन 1,500 से ज़्यादा लोग उसमें उनकी हलाकत जो है वो हुई थी। और इसके साथ साथ जो उसमें लोग बचे थे उनमें से एक की जैकेट जो है वो सामने आई तस्वीर में, जिसके गिर्द सर्कल बना हुआ है, आप ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। लाइफ बोट में सवार मुसाफिर के साथ और भी कुछ लोग जो हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पे मौजूद थे। 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर बरतानिया से अमेरिका की जानिब अपना पहला सफ़र करने वाला बहरी जहाज़ टाइटैनिक जो है वो एक साहिल के करीब यानी कि लगभग उसके करीब 400 मील दूर, यानी कि लगभग करीब ही होता है, 400 मील दूर होता है जहाँ के बर्फ़ानी तोदे से वो टकराता है। और टाइटैनिक तैयार करने वाले ने इसे कभी ना डूबने का जो है वो इससे दावा भी किया था कि ये वो जहाज़ बनाया गया है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डबो सकती। लेकिन देखते देखते आपने कि पहला उसका सफ़र और टाइटैनिक का ये हादसा जब लोगों के जहनों में जो आज भी देखें तो ज़िंदा है और बहुत सारे सवाल भी छोड़े हुए हैं इस पर। जो सफ़र कर रहे थे लोग, उनमें से लगभग 700 अफराद को जो है वो बचा लिया गया था और बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि तकरीबन 1,500 के करीब लोग जो हैं वो इसमें हादसे का शिकार भी हुए थे। और अगर मैं बात करूं कि इस हादसे की जो जगह है, अंदाज़ा होने के बावजूद इसका जो मलबा है वो 7 दहाइयों तक ढूंढा नहीं जा सका था। बिल्कुल आप सही सुन रहे, एक वक्त तो ऐसा भी था जब ख्याल किया जा रहा था कि इसे कभी दरियाफ्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन हादसे के तकरीबन 73 साल बाद इसका जो मलबा है वो अमरीकी बहरिया के एक ओहदेदार जो है उसने एक जोग्राफ़ी यानी कि वो माहिर थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ इसको दरियाफ्त कर लिया। और जब इसको ये सामने ये चीज़ें आती हैं और तो देखा जाता है कि वहाँ पे एक लूसी डेफ है, उनके शौहर के साथ उन्होंने टाइटैनिक पर सफ़र भी किया था और तीनों ने लाइफ बोट नंबर 1 पर वो सवार होकर बच गए थे। और इस लाइफ जैकेट और इसकी जो लाइफ बोट पर सवार अफराद ने इस पर दस्तखत भी किए हुए थे और उसके बाद फिर इसको नीलामी के लिए एक ऑक्शन में पेश कर दिया जाता है। और जैसे ही इसको वहाँ पे पेश किया जाता है तो लोगों ने जो है वो धड़ाधड़ इसकी बोली लगाना शुरू कर दी। और बयान में कहा गया कि टाइटैनिक 114 साल कबल जो है वो डूब गया था और इसमें जो सवार हर अफराद की एक अपनी ही कहानी है। और ये जो लाइफ जैकेट है बिलाशुबा एक ऐसी यादगार है जिसे नीलामी के लिए पेश किया गया और इसे ख़रीदने वाले जो फ़र्द के बारे में कुछ फ़िलहाल जो है वो नहीं कहा जा रहा, ना ही बताया जा रहा है, बल्कि ये लाइफ जैकेट कहा जा रहा है कि एक म्यूज़ियम में रखी जाएगी। ये थी एक टाइटैनिक की स्टोरी जो कि आपको फिर से एक दफ़ा आपके जो है वो जहनों में ये ज़िंदा होगी स्टोरी कि हाँ ये टाइटैनिक का वाक़या था, कैसे वो डूबा था और किस तरह के जो है ना वहाँ पे हालात थे और कितना नुकसान हुआ था। तो एक शॉर्ट सी इस पर जो एक लाइन है वो ये मैं कहना चाहूँगी, फिर हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कुदरत के साथ कभी भी टक्कर नहीं लेनी, कभी भी ये दावा नहीं करना कि दुनिया की कोई ताकत कोई चीज़ इस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती या ये नहीं कर सकती। देखें एक हल्के से जो है ना छोटी सी गलती, इस जहाज़ को डुबोने के लिए भी एक छोटी सी गलती, एक लापरवाही हुई थी कि पूरे का पूरा जहाज़ जो है वो जिस पे दावा किया जा रहा था कि कभी नहीं डूब सकता, कभी इसको कुछ नहीं हो सकता, देखें पहले ही सफ़र में वो किस तरह से एक तारीख बन के रह गया। तो इस तरह के दावे कभी नहीं करने चाहिए। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। सादिया हमारे साथ है। सादिया मुझे ज़रा बताइएगा
कि हम बात कर रहे थे अपने वो पुराने वक्तों की, गेम की, बचपन के खेल, और क्या मज़े मज़े के खेल थे, क्या ही वो टाइम हुआ करता था, क्या ही वो ज़िंदगी थी, क्या ही वो रौनकें थी। अपने अब बच्चों को, क्योंकि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी, बच्चों को तो ऑब्वियसली पता कि पहले क्या गेम थी, अब क्या वक्त है, तो आपने खुद उनको वो ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप करनी होती है। बच्चों को पुराने वक्तों के जो खेल हैं उस हवाले से कैसे बताएं कि वो एक टीम वर्क हमें सिखाते थे, एक समाजी जो ताल्लुकात हैं उसको मजबूत करने का वो एक बड़ा अच्छा ज़रिया था, जो कि अब कम हो रहा है। बिल्कुल, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका 70 to 80% जो है ना रोल है इस चीज़ में कि वो अपने बच्चों को एक तो रिवायती खेलों से जोड़ें, दूसरा किसी पॉजिटिव एनर्जी उनको ड्रेन करने के लिए किसी पॉजिटिव गेम वगैरह में डालें, किसी स्पोर्ट्स में डालें, कुछ भी उनको करवाएं, बेशक वॉकिंग करवाएं, कुछ भी, लेकिन 30 मिनट्स एटलीस्ट उनके लिए निकालें, डेली निकालें। हाँ। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वीकेंड्स पे हम लोग इस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं कि आज हमने हर हाल में बाहर खाना खाना है, बिल्कुल, और आज हमने घूमने जाना है। और ये ज़्यादातर मैंने देखा आजकल की जितनी भी फैमिलीज़ हैं वीकेंड्स पे ज़रूर वो जाते हैं, 3-4 घंटे वो जाके बाहर खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं इस तरह से। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वीक में एक बार पूरी फैमिली, क्योंकि हमें तो पता ही कैसी गेम है, वो एक दिन किसी एक गेम, क्योंकि हम ये गेम खेले थे, आज हम सब मिलकर ये गेम खेलेंगे, पेरेंट्स भी साथ में खेलें, बच्चे भी साथ में खेलें। अब उससे क्या होगा कि एक तो हमारी रिवायती खेलों से बच्चे जुड़े रहेंगे, दूसरा जो फैमिली का एक बॉन्ड है वो फिर से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल का बच्चा मोबाइल में इतना बिजी हो गया है कि वो फैमिली हम सारी के साथ बैठे हुए भी ना एक दूसरे को नहीं वो कर पा रहे, जिसकी वजह से पेरेंट्स को साथ में ये कैसे हम गाइड करें, क्योंकि एक तो हमारे ये ताल्लुकात की हम बात करें, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे। एक ये जो हमारा बच्चा है मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो उसमें हम देख रहे हैं कि ये अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गया, उसका जो रवैया है बहुत चिड़चिड़ा, बहुत गुस्से वाला, और फ़ौरन एक्शन का रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो पेरेंट्स को इस बारे में भी तो ज़रा पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं कि वो मोबाइल बच्चे को दे देते हैं, अब उनकी कोई सुपरविजन नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं। और ज़्यादातर ये जो टिकटॉक पे देखें 30 सेकंड्स के अंदर आपका एक रील स्टार्ट हो जाती है और वो मुसलसल चल रही है। 30 सेकंड्स नहीं देखते, 30 से 15 पे, 15 से 5 सेकंड पे आ गए, और वो इतना क्विक है ना कि अब हमारा एक छोटे बच्चे का हमारा नहीं एक्सेप्ट कर पाता, एक छोटे बच्चे का माइंड उतना फास्ट नहीं होता कि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे। अब क्या है कि हमारे जिस्म में एक डोपामिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है जब हमें कोई खुशी होती है। बच्चों का वो इतना ज़्यादा हो गया यही चीज़ें, देखिए 30 सेकंड वो गेम खेला, 30 सेकंड के अंदर उसको कोई बोनस मिल गया, कुछ भी, वो खुश हो रहा है अपने साथ कि मुझे मिल गया। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो इस तरह से नहीं होता। अभी जो हमारे रिवायती खेल थे ना उसमें ये चीज़ें थी कि आपने 1 घंटे में जाके किसी को आउट कर दिया या कोई पकड़ लिया गया या कोई इस तरह की आप इस तरह की कर लिया, तो वो खुशी अलग होती थी। और बच्चों की जो थी वो एनर्जी ड्रेन हो रही थी। आजकल की बच्ची की एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही। देखिए मैं बैठा हुआ एक जगह, मैंने उसको बात स्टार्ट की, वो यही कहा मैंने कि बच्चे एक जगह बैठा हुआ है, अब उसकी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है। हमारी और उनकी एनर्जी में फ़र्क है। हम कहते हैं हम थके हुए, वो भी थके होंगे, नहीं वो थके हुए नहीं है, उनको एनर्जी ड्रेन करने की ज़रूरत है। अब उसको हमने कैसे देखिए जितने भी फॉरेन कंट्री में, ये नहीं कहूँ कि बड़े परफेक्ट हैं या उनका सब कुछ सिस्टम बड़ा सेट है, वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं कि बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, वहाँ भी ये सेम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर हमसे रेशो कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो 60-70% जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्केड्यूल देते हैं, उनका एक शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। अगर वो स्कूल जाते हैं उसके बाद आते हैं, उनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मस्ट होती है डेली बेस पे। एटलीस्ट 30 मिनट अपने बच्चों को आप नहीं लेके जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपने घर में एक छोटी सी एक्टिविटी की जगह बना लें जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर सके, डिफरेंट वो चीजें कर सके, आप कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे की आदत बनानी पड़ती है, आपने उसको फोन का आदी बना दिया। अब फोन की जगह आप उसको डिफरेंट जो हमारे रिवायती जो हम खेल की बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को उसका आदी बना सकते हैं। देखिए अब हम अगर कहें ना कि पहले ज़माने में माएँ हाउस वाइफ होती थी, वो जो है वो घर पे होती थी, इसलिए बाप तो अगर चले जाते थे, माएँ तो घर पे होती थी। नहीं, मैं ये कहूँगी कि अगर आजकल हम जॉब कर रहे हैं या हम जो है घर पे नहीं है, लेकिन बच्चे तो हमारी जिम्मेदारी अब भी है, तो उनके लिए जब हम पैसा कमा सकते हैं, जो उनकी सेहत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसकी तरफ भी रुझान देना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ पैसा कमाएं और बच्चे जिस मर्जी तरफ जाएं। अब आप बच्चे को देखें, इतनी छोटी उम्र से आपने मोबाइल पकड़ा दिया, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग तो हैं कि उनको
होता है सुपरविजन में होता है कि बच्चा, देखिए ये नहीं कहूँगी कि मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, स्क्रीन है वो आजकल आपको। ज़रूरी भी है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि बच्चा उसको देख लेकिन के उसका चीज़ें सीखता भी है। चेक एंड बैलेंस, एक टाइम रखें, चेक एंड बैलेंस, एक टाइम। और मुझे लगता है कि मोबाइल हमारी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को आप बच्चे को एक वो इनाम के तौर पे बता दें, जैसे हमें मिलता था कि ये चीज़ मिलेगी थोड़ी राइट? देर के लिए। बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है, मुझे हमेशा रात को फ़ोन मिलता था, वो भी तब मामा को मैंने रात को रोज़ाना जो है, मेरी एक बड़ी अच्छी आदत मैं अपनी ये समझती हूँ कि डेली मैं उनको दबा के सोती थी, तो वो कहती थी मैं तुम्हें उस वक्त फ़ोन दूंगी। तो वो रात को हमें थोड़ी देर के लिए फ़ोन मिलता था, पूरा दिन हमें फ़ोन का पता नहीं होता था कि कहाँ है, किसके पास है, क्या करना, ना हम मांगते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनको अपने बच्चों को, मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो आजकल की जितनी नेगेटिव चीज़ें उससे बचे, दूर रहे, तो काइंडली आप उनको जो है ना किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में डालें। अगर आपके पास टाइम है या नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो 30 मिनट निकालें किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डालें। और दूसरा ये कि हमारी तरफ रुझान ये है कि स्पोर्ट्स तो एक फालतू की चीज़ है, ये तो टाइम ज़ाया करने की चीज़ है। सही। मुझे पैगाम आप क्या देंगे खासकर पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने ही बच्चे में ये आदत जो है वो बनानी होती है, रिवायती गेम की तरफ वो किस तरह से लेके हैं, कोई पैगाम आपका? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आज का जो हम 30 मिनट अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देते हैं, कहते हैं हरकत में बरकत है। तो अगर हम हरकत देने के लिए 30 मिनट देते हैं अपने जिस्म को, तो वो कल के 30 साल हमें ज़िंदा रख सकता है, अच्छी सेहत के साथ रख सकता है। तो मैं यही चाहूँगी, पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, खुद से प्यार है, तो आप लोग किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जाएं और डेली बेस पे वो करें। थैंक यू सो मच सादिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऑब्वियसली अपने बच्चों को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रखें, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि खुद भी रहें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने, इस फ़ोन ने हमें, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा सुस्त बना दिया, और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है कभी जिनका नाम नहीं सुना था, अब वो छोटे छोटे बच्चों में भी पाई जा रही है। तो ज़रा रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है। ब्रेक के जाने पड़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का आखिरी टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, टॉपिक आपके साथ इन डिटेल शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक रिपोर्ट हम शेयर कर लेते हैं। पीर झग्गी की ये रिपोर्ट है महंगाई के हवाले से। वैसे तो महंगाई की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में यही हालात है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्या, बल्कि आप पूरी दुनिया की बात करते हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है, हर जगह हमें कहीं ना कहीं महंगाई की ये बात जो है ये सुनने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट है ज़रा महंगाई के हवाले से, आइए देख लेते हैं जी। हालिया महंगाई की लहर ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल तर बना दिया है। इस बढ़ती हुई महंगाई की लहर से अब तो मिडिल तबके के साथ साथ सफेदपोश तबका भी बेनकाब होकर रह गया है। महंगाई की जी सूरत हाल है, जिन्हें सब्जियां पियां, घी पियां, दाल या चिकन है, उनकी रेट इतने ज्यादा थी चुके हैं कि गरीब लोगों के नाल जड़ा सफेदपोश लोग पे वो भी महंगाई तो बहुत ज्यादा परेशान। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि हमें इस महंगाई की दलदल से निकाला जाए, ताकि आम शहरियों को इस बेसुकून जिंदगी में कुछ लम्हे सुकून के मुयस्सर हों। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर लिया। वेलकम बैक नाज़रीन। वाकई इस वक्त जो महंगाई है उसका जो जिस तरह से बेकाबू हुआ है, अब वक्त है जो हुकूमत वक्त है उसको इस पर सोचना होगा, मुतहरिक होना होगा कि किस तरह से वो आम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। खासकर जो सफ़ेद पोश तबका है, ऑब्वियसली वो तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो सफ़र कर रहे हैं। तो ज़रा गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर सोचना होगा कि वो किस तरह से प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, या महंगाई में जो है वो कमी मतवक्की हो सकती है। वर्ल्ड टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, सोचने की बात ये है, अपने बारे में हम ज़रा बात करेंगे आज कि क्या वाकई हम वही हैं जो हम खुद को समझते हैं, या हमने अपने आप को वो बना लिया है जो लोग हमें देखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप वाकई रियल हैं या आर्टिफिशियल हो चुके हैं। क्योंकि आज की दौर की हम बात करते हैं जहाँ पे आप देखें हमने पिक्चर्स बनानी है, तस्वीर बनानी है, कोई ऐसा लम्हा हमारा कोई खूबसूरत है, हमने उसको अगर कैप्चर करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। मकसद क्या है? अटेंशन, लोगों की तवज्जो हासिल करना। खुद अपने आप को कितना एंजॉय कर रहे हैं, उस लम्हे को कितना आप पुरमसरत तरीके से जी रहे हैं, इस पे हमने कहीं ना कहीं सोचना जो है वो छोड़ दिया है। लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स के इस दौड़ ने जो यकीन जाने हमसे, मुझे लगता है कि हमारी जो असल पहचान है कहीं ना कहीं वो हमसे छीन ली है। तो कैसे हम अपनी पहचान को वापस पा सकते हैं, या ख़ुद में हम कैसे रहना सीख सकते हैं, या ख़ुद को कैसे पहचान सकते हैं, या कैसे इस अटेंशन कि ये जो एक हमने आदत बना ली है, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है, ये हमने आदत बना ली, तो इस आदत से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, आइए ज़रा जान लेते हैं। क्योंकि ये खामोशी से आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके रिश्तों को, आप में जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है
उसको ये ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो ज़रा आइए इस पे इन डिटेल जान लेते हैं। उस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं जी। तालिब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया तालिब साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि क्या जब हम ये अटेंशन की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बात की कि ये ज़रूरत नहीं है, इसको हमने कहीं ना कहीं आदत बना लिया है, तो इसकी वजह आज के दौर का डिजिटल मीडिया है, ये सोशल मीडिया जिसके एक दौर में हम लग गए। ओके, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए शो के ऊपर। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले एक चीज समझनी होगी दैट बहैसियत कौम हम बहुत से डेफिशिएंसीज के साथ गुजर रहे हैं। जहां पर हम बहुत कमियों की बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी ये है कि फाइनेंशियल कमी भी हमारे इस वक्त में एग्जिस्ट करती है, और जिसको ओवरकम करने के लिए आपको आपके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी दौलत दिखती है। आप लोगों की प्रोफाइल्स खोलते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी दौलत की नुमाइश दिखती है। आप लोगों से मुलाकातें करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत सारी दौलत की नुमाइश दिखती है। होता यह बहैसियत आप एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। यस। तो जब आप एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, so you want that thing for your own self also। पर आप कहते हैं कि मेरे पास नहीं भी है ना, तो मैं एटलीस्ट दिखाना तो शुरू करूँ ना। और इसलिए हमारे साथ कहते हैं कि आज के सारे लोगों को अमीर बनना नहीं है, उनको अमीर दिखना है। यस। और इन दो चीजों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। दैट्स द रीजन कि फिर आपके साथ दो टर्मिनोलॉजीज डेवलप हुई, and the focus was the real life and the another was the real life। तो अब लोगों का फोकस रियल लाइफ पे शायद इतना नहीं होता, बट रियल लाइफ पे ज्यादा होता है कि मैं दिखा सकूं कि मेरे पास क्या है, क्या ज्यादा बेटर लगेगा। सो यानी रियल लाइफ से हटके रील लाइफ जो है ना उसने जगह ले ली है। तो बताइएगा कि हम दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी जो असल है, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हम खुद हैं, हम अपने आप को क्यों खोते जा रहे हैं? क्योंकि खुद की पहचान को गंवा देना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए आप अपनी असल पहचान से दूर हो जाएं। अच्छा, देखिए, तो सबसे बड़ी बात ये कि आपने ना अपने आप के साथ वक्त गुजारना छोड़ दिया है। तो जब आपने आपके साथ वक्त गुजारना छोड़ दिया है, अपनी जात पे फोकस करना छोड़ दिया है, पर आपके लिए मैटर ही नहीं करता कि आप अपने ऊपर फोकस करें या ना करें, आपके लिए क्या बेटर है और आपके लिए क्या बेटर नहीं, तो ये तो ख्वाब गफलत है ना। जिसमें हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड गफलत। इंसान इनिशियली बहुत गफलत के फेज में होता है, उसको लगता है कि अभी तो कहते हैं कि उसको पता ही नहीं है कि उसको पता नहीं है, वो अपनी ही गफलत में बाहर है इस वक्त। एंड द मोमेंट जब बेदारी का अमल जिंदा होता है और जब बेदारी होती है, तो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि शिट मैन, मैं शायद कुछ खो रहा था अपनी लाइफ से। ये सारी की सारी चीजें देखने को बहुत यंग एजेस के लोगों में बहुत मिलती है। जो आपके यंग अडल्ट होते हैं, 30-40 के ब्रैकेट वाले लोग होते हैं, उनमें आपको बहुत दिखता है ये चीज। क्यों? बिकॉज शायद इतनी नो हाव नहीं होती, शायद अभी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती, अभी फील्स लाइक हम तो बहुत बादशाह हैं। जब वो बादशाह ढलना शुरू होता है अपने लाइफ में, जब उस बादशाह के साथ जिम्मेदारियां लगना शुरू होती हैं, जब उस बादशाह के साथ उसको फील होता है कि बहुत सब तो वक्त ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट आधी जिंदगी गुजर चुकी है। जब तक हमें पता चलता है, जब तक हम पहचानते हैं, तब तक हम अपने लाइफ का जो एक अच्छा टाइम होता है वो हम गंवा चुके होते हैं। एग्जैक्टली। आपके मुल्क में 60-70 की एज एक एवरेज एज है, शायद उससे भी कम। आपने 30-35 साल की उम्र गुजार दी और बहुत आपकी तो आधी लाइफ खत्म हो गई तरह से देखी जाए तो। जब पता चली, स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। सो फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि मैंने शायद गलत जगह पर अपना फोकस डाला बहुत सारी देर। अच्छा, ये जो अटेंशन सीकिंग रवैया है, ये किस तरह से हमें हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको इफेक्ट कर रहा है, या हमें हमारी जो एंजाइटी है उसको भी बढ़ा रहा है? ज़रा इसको भी एलेबोरेट कर दीजिएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ बड़ी ज़रूरी है जिसके साथ हम खेल रहे हैं। अमेजिंग। अच्छा, देखिए, मेंटल हेल्थ का जहां तक सवाल आता है ना, तो वो आप किस तरह से डेवलप होती है, उसकी भी 2 दिन पैराहे हैं। आप या तो कोई एहसास कमतरी डालते हैं, या फिर आपको एंजाइटी अपने सर पे इतनी सवार कर लेते हैं कि देन यू फील्स लाइक कि शायद इसका होना या ना होना इस बात की दलील या इस बात की जमानत है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। आधे लोगों के मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, वो किस बात पर है? वो इस बात पर है कि मेरा फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया, फलानी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, मेरी इस घर में शादी नहीं हो पाई, मेरी उस जगह पर बात नहीं बन पाई, मुझे दौलत इतनी नहीं मिल पाई। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ेगा, तो जवाब ये आता है कि यार लोग क्या कहेंगे। ये रोग बड़ा बुरा है, ये लोग क्या कहेंगे वाला जो रोग है ना, इसने हमें वाकई कहीं का नहीं छोड़ा। बिलीव के लोग इतना नहीं कहते।
लोगों हम को इतना खुद वक्त ज्यादा नहीं कह मिला रहे होते हैं। आप इतना फोकस करें। हाँ आप ज्यादा सोचते हैं अपने बारे में, लोगों के पास अपने मसले इतने, वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग द फैक्ट कि हाँ बॉस आप और कौन सा ऐसे तुर्रम खान है कि लोग अपनी जिंदगियों का वक्त निकाल निकाल के सोचेंगे। आई नो द फैक्ट कि लोग एग्जैक्टली बातें आपने करते बात हैं। बिल्कुल दुरुस्त कही कि हम खुद कुछ ज़्यादा ही नाज़िम सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है लोगों को अपनी मिर्ज़ा साहब ज़िंदगी से वक्त ना मिल रहा हो, अपने कामों से फुर्सत ना मिल रही हो, जो उन्होंने इतने सारे मसाइल अपनी ज़िंदगी में, हर इंसान ने कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइल जो ना उनको रास्ता दिया हुआ है, तो उनको अपनी उन चीज़ों से फुर्सत नहीं है, वो दूसरों के बारे में क्या कहेंगे। तो ये हम कुछ ज़्यादा ही सोच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ओवरथिंक, एंड दिस ओवरथिंकिंग लीड्स टू दैट फैक्ट कि फिर आप एंजाइटी का शिकार होते हैं, फिर आप ट्रू। डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना शुरू होती है। देन अभी तो एक टर्म भी बड़ी मशहूर हुई है कि जब लोगों से जब मेंटल हेल्थ का सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये मेंटल हेल्थ तभी इजाद हुई है जब ये जब ये लफ्ज इजाद हुआ है। इससे पहले तो थी नहीं, इससे पहले इतनी नहीं थी, बिकॉज इतनी ज्यादा लोगों के ऊपर एंजाइटी ओवरथिंकिंग लोगों ने सवार ही नहीं करी थी। अब जब सवाल इतनी ज्यादा कर लिया तो उस वक्त इतनी नॉलेज भी नहीं थी। अब जब नॉलेज आ गई है, आपके पास इल्म आ गया है, अब आप उस बारे में कॉन्वर्सेशन बड़ी मजेदार तरीके के साथ कर सकते हो। आप उसका इलाज भी तो फिर उसी हिसाब से करते हैं ना। हाँ एंड कहते हैं कि एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का कोई इलाज है, कोई दवाई नहीं है इसकी। इसका सिर्फ एक ही बिलीव है, दैट इज तवक्कल। अगर आपका तवक्कल मजबूत हो सकता है तो साहब आपकी एंजाइटियां भी दूर हो सकती हैं, आपका डिप्रेशन भी दूर हो एग्जैक्टली बड़ी सकता है। खूबसूरत आपने बात की मिर्ज़ा साहब। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़िम मज़ीद हम बात करते हैं कि तवक्को जो है ना, अगर आपका वो मजबूत है, वो सही है, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला, कोई मसाइल, कोई इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें मज़ीद आगे चल के बात करते हैं वालिदैन की, ज़रा टीचर्स की भी बात करते हैं कि वो बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं कि कहीं ये इस रवैये का शिकार तो नहीं हो रहा। आगे चल के इन डिटेल बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का आखिरी टॉपिक, आखिरी सेगमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग अटेंशन सीकर्स बन चुके हैं, यानी कि लोगों की तवज्जो हासिल करना ही हमारा मकसद हो गया है, या खुद की पहचान रखना, खुद को पहचानना भी कहीं ना कहीं हमने ज़रूरी समझा हुआ है। तो इसी पे बात करें, तालिम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालिम साहब, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त हमारे जो नौजवान हैं सोशल मीडिया की बात करते हैं, लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ के चक्रों में, यानी कि एक इंस्टेंट फेम का जो उन्हें क्रेज़ आया हुआ है उनमें, क्या इस फेम की दौड़ में हमारा जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं उसने अपनी ज़िंदगी को बेचैन बना लिया है और उसे बस किसी न किसी तरीके से लोगों की तवज्जो चाहिए? नेक्स्ट, अच्छा, आई वुडंट से कि सिर्फ नौजवान, आई बिलीव कि तमाम के तमाम तबकों का यही कालम है कि जब हम कोई यानी पिक्चर हर एज अपलोड करते हैं ना ग्रुप तो को उसके आप बाद कह रहे हैं कि हर एज ग्रुप का बंदा ही अब ऐसा हो चुका है। हाँ, अब हम ऐसे तो इंसान, अब हम इससे टेलर्ड हो चुके हैं कि हमारा मैकेनिज्म इसी दौड़ पे चलता है कि कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स और कितने ओह शेयर। माय गॉड। सो दैट, या आप अगर अपनी स्टोरी भी कभी, हम तो चले पोस्ट की बात करें, अगर कुछ लोग जैसे स्टोरीज अपनी अपलोड करते हैं ना, तो वो अपनी ही स्टोरी 10,000 दफा देखते हैं, जस्ट टू किसने देखा और किसने नहीं देखा। देन दे हैव अ क्यूरियोसिटी, इसने क्यों नहीं देखा और उसने क्यों नहीं देखा, इसने देखा तो लाइक क्यों नहीं किया और देखा तो शेयर क्यों नहीं किया। अच्छा, हम बड़ा फिर So बुरा these भी are all the महसूस things करते हैं जो ना ना कि अगर बड़ा देख लिया है तो फिर को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। ये चीज़ भी हम करते हैं, यस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं हम किया। बाकी लोगों को दिखाने के चक्रों में है कि हमें अटेंशन मिले, वो चाहे फेक ही क्यों ना हो। ऐसे ही है, ऐसे ही। और हम चाहते हैं कि लोगों को दिखाना है, बिलीव कि लोग देखते भी हैं। हाँ, नोइंग फैक्ट कि वो रिएक्ट करें या ना करें उस पर एक सवाल है, क्योंकि मैंने एक जगह पर एक किताब में पढ़ा था कि सोशल मीडिया ना लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। और वो लेसन यही कि जब भी आप अपलोड करते हैं ना, तो स्टोरी के ऊपर 300, 350, 400 वीडियोस आए हुए होते हैं। सो यू फील सो हैप्पी अबाउट इट कि मुझे कितने लोग देखते हैं। और जब आप वही पिक्चर अपने पास अपलोड करते हैं तो आपके पास लाइक्स आते हैं 25, 30, 35, 40। So it shows you the attitude of the people. Psychology is that the people wants to see you, but they don't want to let you know कि वो आपको देख रहे हैं। छुप छुप के अगर देख सकते हैं, चल सकता है मामला, तो इट्स सुपर गुड। चुपके चुपके देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो क्या हम ये कह सकते हैं कि मीडिया और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्होंने भी इस अटेंशन के रुझान को ज़रा बढ़ावा दिया है कि लोग ज़्यादा इस तरफ रुजू कर रहे हैं, ज़्यादा इस तरफ उनकी तवज्जो आई है कि हाँ वाकई अटेंशन लोगों की जो है ना वो लेनी चाहिए। इसमें ज़रा मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल है।
जनाब मार्केट कमर्शलाइज हो गई है, और जब भी मार्केट कमर्शियल होगी तो उसके तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे ऑलरेडी। हाँ। और वही स्टेक होल्डर बस मीडिया हाउसेस और आपके पास इन्फ्लुएंसर्स बनकर आए। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो एक वक्त था कि जब ना टीवी एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को इन्फ्लुएंसर माना जाता था, उनकी बड़ी ब्रांड वैल्यू डेवलप होती थी। आज के टाइम पे वो चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। Now you have YouTubers, now you have TikTokers, now you have Instagrammers, जिन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली है। They have millions of followers around them, and people follows them. इसकी बहुत छोटी सी मिसाल है कि एक साहब जो यूट्यूबर है बड़े मशहूर, उन्होंने अपनी दाढ़ी शेव ऑफ करवा के यस एग्जैक्टली एक सर्टेन सब जानते हैं, बिल्कुल वो फैमिली व्लॉगर भी हैं सो कॉल्ड। यस, और उनको देख के कितने लोगों ने अपनी दाढ़ियां चेंज करवा ली। अच्छा, अब मुझे अब देखिए, अब इस चीप ट्रेंड की मुझे समझ नहीं आई कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, वो है क्या, वो कौन है। आप उनके व्लॉग्स देखिए, आपको उससे क्या लर्निंग मिल रही है? नथिंग। तो आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किस बंदे को फॉलो कर रहे हैं, किसके ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि हमारे मुआशरे में बिगाड़ हो रहा है, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों की तरबियत में उतार चढ़ाव आ रहा है। भैया आप अपने रोल मॉडल तो सेट करें पहले। आपके रोल मॉडल आपकी लैक ऑफ इंस्पिरेशन है। आपके पास इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई ज़ात था ही नहीं। आपने आज तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं देखा जिससे आप अपने बेटे को इंस्पायर करवा सके। आपके बच्चों से पहले सवाल ही होता था कि बेटा क्या बनना है, तो आपकी घर से आवाज़ आती थी कि मामा मुझे टीचर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब क्या कहते हैं, मुझे यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे फलां जैसा टिकटॉकर बनना है। आपने मार्केट को इतना ज्यादा चार्मफुल बना दिया है दैट पीपल थिंक अबाउट इट कि यार मैं 17-18 साल की हासिल करूं और उसके बाद भी मैं स्ट्रगल करूं, तो उससे बेटर तो फिर मैं ये हूं ना कि मैं ये बन जाता हूं और मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। बट द रियलिटी इज कि आपको कितना सच आप देखते हैं और आप उसमें कितना स्क्रिप्टेड देखते हैं, ये तो अभी आपको भी नहीं पता। ये तो अच्छा, क्या ये लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए ज़रा मुझे बताइएगा कि लोग यहीं कि अगर मैं मतलब बात करूं ओवरऑल कि क्या हम हर हाथ जो है, हर अपनी लिमिट जो है उसको क्रॉस करने के लिए तैयार हो गए कि लोगों की तवज्जो हमें मिल जाए किसी ना किसी तरीके से? इफ यू रिमेंबर द गेम आया था कुछ साल पहले ब्लू व्हेल के नाम से, इसमें लोगों को टास्क मिलते थे और वो टास्क पूरे करते थे और उसका आखिरी टास्क ये होता था कि अब आपने सुसाइड कर लेनी, और लोग करते थे। बहुत सारे केसेस आपके मेरे इस मुल्क में और अराउंड द वर्ल्ड भी हमने देखे हैं जहां पर लोगों ने सिर्फ इस बात की तकमील के लिए कि लोगों के लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे और लोग मुझे वो टेंशन देंगे, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। बिकॉज आपके पास घर में फैमिली सिस्टम खत्म हो गया जहां पर 2 लोग बैठते थे और गुफ्तगू होती थी। आपके खानदानों में आप बात नहीं होती, आपके दोस्तों के अराउंड आप बात नहीं होती, आपके 4 दोस्त बैठते हैं तो उनमें से आप आधे टाइम तो आप फोन लेकर बैठे रहते हैं। आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो आपका फोकस इस बात पर नहीं होता कि आप उस मील को एंजॉय करें, आपका फोकस बात पर होता है कि मैं इसके ठंडे होने से पहले ये पिक्चर अपलोड कर दूं, इससे पहले कि मेरे साथ वाला सीरियसली ये बात तो वाकई है कि बहुत सारी ये चीज़ें मैंने भी नोट की है। फैमिलीज़ आई हुई होती हैं रेस्टोरेंट्स में, आप अपनी एक फैमिली गैदरिंग को एंजॉय करने आए हैं, जब तक उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया है खाना वो 20-25 मिनट आने में लगेगा। हर बंदा, हर बच्चा, हर लड़की जो भी उस गैदरिंग में है सब अपने अपने फ़ोन में मसरूफ़ होंगे, तो उस गैदरिंग का क्या फ़ायदा? फिर आप घर में बैठे रहते। और वो सिर्फ ये भी नहीं कि वो एक ऐप के ऊपर वो सिर्फ स्टोरी पुट अप होगी, वो तमाम की तमाम ऐप्स के ऊपर होगी और वो फर्ज है, वो लाज़मी मंजूम है कि अगर वो नहीं लगाया तो शायद खाने का सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि क्योंकि देखिए हर इंसान की अपनी एक सेल्फ वर्थ जो है ना, इसको समझना, जानना, सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो किस तरह हम इन लाइक्स और व्यूज़ से निकल के सेल्फ वर्थ को सीखें कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइक व्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है? जनाब, यू नो व्हाट, आई बिलीव कि जब आपकी जिंदगी में पर्पस आ जाता है ना तो फिर आप उस पर्पस के अराउंड ही भागते हैं। तो एज अ पर्सन फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या हमें सिर्फ लाइक, शेयर्स और अपलोडिंग के लिए भेजा गया था या फिर हमें शायद अपनी ज़ात को संभालने के लिए भेजा गया था? आपको और मुझे अशरफ बनाकर भेजा है इस कायनात के अंदर। खुदा के 99 नाम है और वो सिर्फ फकत नाम नहीं है, वो क्वालिटीज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बैलेंस्ड माइंडसेट जो है कैसे उसको डेवलप करे, पैगाम की सूरत में बता दीजिएगा।
वो कैसे डेवलप करेंगे? जब आप अपने रोल मॉडल डिसाइड करेंगे, जब आप लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे, जब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, जब आप इस बात को समझना शुरू करेंगे दैट लाइफ थोड़ी सी बियॉन्ड है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा भी, और शायद इससे पहले भी कुछ लोग गुजरे हैं जो शायद हमसे थोड़ा ज्यादा काबिल भी गुजरे हैं और हमसे थोड़े बहुत बेटर भी गुजरे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द मींस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच तालिब मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, बाकी इस चीज़ पे हमें सोचना होगा, हमें हमारे रोल मॉडल जो हैं वो सेट करने होंगे और अपनी वर्थ को पहचानना होगा। ये जो हमने अटेंशन सीकिंग में पड़ गए हैं कि बस हमें किसी न किसी लोगों की तवज्जो चाहिए, ख़ास उसके लिए मुझे कोई भी अच्छी जो है ना वो हरकत करनी पड़े। अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ, ये चीज़ें हमें ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, हमारी नेशनल स्क्रीन्स पे भी नज़र आती है। पिछले दिनों जो हैपनिंग हुई, हमारी एक नामवर जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं उसकी चीज़ें आपके सामने भी आई। तो ये जो लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने को हम तैयार हो जाते, तो इससे हमें ज़रा रिवर्स होना होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लाइक्स, ये व्यूज़, ये कमेंट्स, ये कुछ भी नहीं है। कल आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप घर में भूखे अगर सो रहे हैं ना, कोई आके आपको खाना नहीं देगा। अगर आपकी वर्थ है, आपने ख़ुद को पहचाना हुआ है, अपनी एक असल पहचान रखी हुई है फेक आइडेंटिटी से हट के, तो सब जो है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अपनी फेक लाइफ जी रहे हैं कि घर की कुछ और, सोशल मीडिया के कुछ और है, तो फिर ऑब्वियसली इश्यूज़ होंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर सोचिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त दीजिए।